दिस इज़ ज्योति मिश्रा और आज मैं स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल पर जीके क्लास फॉर प्रिपरेशन में। तो हमने पिछली कक्षा में क्रिया के बारे में पढ़ा था और क्रिया के बारे में सीखा था कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार हमने सीखा था। फिर पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि क्रिया के 3 प्रकार होते हैं जिसे हम बांटते हैं एक कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक प्रयोग और रचना के आधार पर और तीसरा हमारा था काल के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे प्रयोग और रचना के आधार पर। पिछली कक्षा में हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था अकर्मक क्रिया के बारे में कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। बिना कर्म के जब हम क्रिया कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब जिस वाक्य में क्रिया में कर्म का प्रयोग हो रहा होता है, यानी कि क्या का उत्तर मिल रहा होता है आपको, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक या बहुकर्मक कहिए आप। एक कर्मक में क्या होता है, एक कर्म की बात होती है। द्विकर्मक और बहुकर्मक में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कर्म आ जाए, यानी कि जब आपको क्या और किसका उत्तर मिल जाए, क्या और किसको उत्तर मिल जाए, क्या किसको, हमेशा ध्यान रखेंगे जब क्या और किसको उत्तर मिलता है तो आपका द्विकर्मक होता है, और जब बस क्या का उत्तर मिलता है तो क्या आ जाता है हमारा एक कर्मक क्रिया। तो हमने इस बारे में पहले ही चर्चा कर की है हमने इस बारे में पहले से ही चर्चा विस्तार से हमने चर्चा की, अच्छे से समझा है हमने इसको। तो ठीक है, तो हम फिर से एक बार आज कंटिन्यू करेंगे प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया को हम 8 भागों में बांटते हैं। पहला सामान्य क्रिया, ठीक है, पहला सामान्य क्रिया है। दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे 8 भेद हैं। तो तीसरा हमारा हो गया प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया के बाद आता है हमारा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु के बाद आता है हमारा कृदंत क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से कृदंत क्रिया के बाद आता है हमारा सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, और सजातीय क्रिया के बाद आता है हमारा सहायक क्रिया। इन 8 भेदों को समझना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ लेंगे, फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 8 वेदों की बात करें, सबसे पहले हम इसमें सामान्य क्रिया की बात करेंगे। क्या होता है कि क्लासेस में मैं उदाहरण देना ज़्यादा पसंद करती हूँ, उदाहरण देना, क्योंकि बच्चे या स्टूडेंट्स हैं बहुत से उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आप पहले उदाहरण समझिए, फिर उसके बाद परिभाषा समझा कीजिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, ईजिली आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है, अच्छे से
चीज़ें आप मतलब समझ पाते हैं कोई भी चीज़ें। तो सबसे पहले हम सामान्य क्रिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए। सामान्य क्रिया हो रही है, सामान्य कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे कि नाम से ही जाहिर है सामान्य। सामान्य यानी कि कोई सिंपल सी सामान्य क्रिया हो रही है, ठीक है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सामान्य स्थिति का बोध कराए तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सामान्य क्रिया हो जाती है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, सामान्य क्रिया हो रही है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल क्रिकेट खेलता है। एक और उदाहरण ले लीजिए, सुनीता अखबार पढ़ती है। सुनीता अखबार पढ़ती है। तो कोई भी जिस वाक्य में कोई भी आपको दिखाई देता है कि कोई क्रिया सामान्य तरीके से हो रही है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, आपका सामान्य क्रिया है, ठीक है। तो इसमें खैर कोई ऐसी उलझन की बात है नहीं, ये बहुत इजी है, सारे 8 भेद बहुत इजी हैं। तो आप एक बार बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए और आपको आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। दूसरा आता है हमारा संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया के बारे में, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो। जैसे दो भिन्नार्थक क्रियाएं हो रही होंगी, दो क्रियाएं आपको मिलेंगी एक ही वाक्य में और दोनों क्रिया भिन्न भिन्न होगी, यानी कि दोनों क्रिया अलग अलग हो रही होगी, तो वो क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब किसी वाक्य में आपको दो क्रिया मिलती है, दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, एक ही वाक्य में दो क्रियाएं मिल गई और दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, शीला ने पुस्तक पढ़ ली है। तो इसमें एक पढ़ और एक ली है, दो क्रियाएं हो रही हैं, पहली क्रिया ये दूसरी क्रिया है, दो क्रियाएं हो रही है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं की बात हो रही है इसलिए से संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मोहित ने अमन को देख लिया है। जैसे मोहित ने अमन को देख लिया है, तो देखना एक क्रिया हो जाती है और लिया है दूसरी क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो क्रिया आ रही है, यानी कि ये जिस वाक्य में आपको दो क्रियाएं मिल जाती हैं, दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न है, देखना और लिया है दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, तो ये क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब हम तीसरे उसके बारे में बात करेंगे, तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जैसे कि वो करना हो, पढ़ना हो या इसको नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अभी हम तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे। संयुक्त क्रिया के और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, पूजा खाना खा चुकी है, तो खाना और चुकी है दो क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाता है, संयुक्त क्रिया आ जाती है। तो इस तरह के वाक्य आप आए तो आ जाए तो आप समझ जाए कीजिए कि हाँ ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अब हम तीसरे वाक्य के बारे में बात करेंगे, तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे भेद है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया।
तीसरा भेद हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब किसी वाक्य में कर्ता, मैं मान लीजिए करता हूँ, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि मैं स्वयं तो कार्य नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हूँ, स्वयं ना करके दूसरों को करवा रही हूँ, तो वो क्या आ जाता है, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। जैसे अमन रोहन से पत्र लिखवाता है। ठीक है, अब देखिए कर्ता कौन है यहाँ पे, हमारा अमन है। अमन स्वयं तो कार्य नहीं कर रहा, वह रोहन से पत्र लिखवा रहा है। यानी कि जिस वाक्य में आपको पता चले कि कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है, वो किसी और से कार्य करवा रहा है कोई, तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं, सीता गीता से पुस्तक पढ़वाती है। सीता गीता से पुस्तक पढ़वाती है। तो देखिए सीता कौन है, हमारा कर्ता हो गई। सीता स्वयं तो कार्य नहीं कर रही है, लेकिन वो गीता से पुस्तक पढ़वा रही है। ठीक है, तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से पढ़वा रहा है ना। तो देखिए आप समझिए कितना इजी है ये, है ना। तो आप कहीं पर भी देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के भेद देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि किस भेद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लीजिए, निशा रीना से खाना बनवाती है। निशा कौन है, करता है, और वो खुद स्वयं ना बनाकर रीना से खाना बनवा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है। ठीक है, तो अब हम चौथे भेद के बारे में बात करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। चौथे भेद के बारे में बात करते हैं अब हम। चौथा भेद है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो भिन्नार्थक यानी दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हो, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होगी। देखिए दो क्रिया की बात होगी एक वाक्य में, लेकिन जो क्रिया पहले हो रही होगी, पूर्व नाम से ही सिद्ध हो जाता है पूर्वकालिक। दो क्रिया की बात हो रही है, दो क्रिया में पहले वाली क्रिया की जो बात हो रही होगी, पूर्व वाली क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया की बात हो रही होगी, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगा। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो अलग अलग क्रियाएं प्रयुक्त हो, तो जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है वो क्या आ जाती है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे गीता खाना खाकर सो गई। जैसे गीता खाना खाकर सो गई। ठीक है, तो अब गीता ने क्या किया, खाना खाकर सो गई। देखो खाकर एक क्रिया हो गई, सो गई दूसरी क्रिया हो गई, दो क्रिया आई है इसमें भी, लेकिन पहले वाली क्रिया क्या हुई है, खाकर, तो हमारा ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, कितना इजी है। तो गीता खाना खाकर सो गई, तो खाकर जो हो गई हमारी पहली क्रिया, सो गई दो क्रिया में दिखाई दे रही है। तो और हमारे क्या कहा गया वाक्य में कि जो उससे पहले क्रिया हुई, जो पूर्वकालिक क्रिया हुई है, दूसरी क्रिया से जो पहली वाली क्रिया हुई है खाकर, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो गीता खाना खाकर सो गई। ठीक है, सो गई दूसरी क्रिया, और खाकर हमारा पहली क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया इसे ही कहते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब पीकर एक वाक्य हो गया, सो गया दूसरा वाक्य है, तो दूसरे कार्य से पहले पहला वाला जो कार्य आ रहा है, पूर्वकालिक वाला कार्य आ रहा है, वो हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया।
ठीक है। तो अब जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, मैम पढ़कर चली गई। मैम पढ़ाकर चली गई, तो पढ़ाकर पहली क्रिया और दूसरी क्रिया क्या हो गई, चली गई। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई हमारी, पढ़ाकर। तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया इस तरीके से की जाती है। ठीक है। अब हम देखिए, कभी भी क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे पूर्वकालिक क्रिया कहीं पर भी आती है वहाँ, तो वहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, कर या करके। ठीक है। ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे पूर्वकालिक क्रिया में। देखिए यहाँ पर कर है, खाकर, पीकर, करके, इस तरह के आपके कर या करके जरूर मिलेंगे। तो आप ये शब्द देखकर ही समझ जाएंगे कि अरे यहाँ तो पूर्वकालिक क्रिया की बात हो रही है। ठीक है। तो हम अपने पांचवें भेद की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम अपने पांचवें भेद की ओर चलते हैं। पांचवा भेद है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है। तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो। किससे बनी होगी किसी वाक्य में कोई भी क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया हो। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से ही बनने वाली क्रिया हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाम धातु क्रिया हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा कोई शब्द आता है, सर्वनाम का कोई शब्द आता है, विशेषण आता है, तो उससे ही बनने वाली क्रिया हमारी हो जाती है नाम धातु क्रिया। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, गुस्सा, क्या हो जाता है, गुस्सा एक हमारा क्या है, भाव है, तो गुस्सा, गुस्साना, गुस्साना। ठीक है। नाम धातु क्रिया, गुस्सा से गुस्साना हो गया, गर्म, गर्म, गरमाना। तो ये इस जगह पे आने वाली सारी चीजें क्या होगी, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आएगी। भाव, ठंडा, गर्म, जो भी विशेषण, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण ही रहेगा, इन्हीं शब्दों से कन्वर्ट होकर तब दूसरी तरफ हमारा नाम धातु क्रिया बन जाती है। ये क्रिया में कन्वर्ट हो गई है। गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा एक जो एक भाव है वो गुस्साना हो गया, क्रिया बन चुकी है। गर्म क्या है, एक तरह का एक ये भी भाव है, गर्म लगने है जो भी, तो वो क्या हो जाता है हमारा, गर्माना में क्रिया बन जाती है। शर्म, ठीक है, शर्म एक भाव है, शर्माना क्या हो जाती है, क्रिया होने लग गई है। ठीक है। नाच क्या है, फिर नचाना क्या हो जाता है, क्रिया में बन गया, क्रिया में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। गाना, गवाना, क्रिया में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो देखिए कितना इजी है। ठीक है। अब इसके बाद हम अपने छठे भेद के बारे में बात करेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझने के लिए या नोट करने के लिए आप लिख रहे हो। ठीक है। तो अभी हम अपनी नाम धातु के बाद कृदंत क्रिया की बात करेंगे। छठी क्रिया, कृदंत क्रिया। अब देखिए क्या होता है, पिछली जो हमने भेद के बारे में पढ़ा, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में कोई भी क्रिया बनेगी तो वो हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से ही बनेगी। कृदंत क्रिया में क्या होता है, जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया होती है। अब यहाँ पर कृदंत में क्या होता है, जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, पढ़ के साथ ना जुड़ गया तो पढ़ना क्या हो गया, कृदंत क्रिया बन गई। लिख,
लिख के साथ आप ना जोड़ दीजिए, ना, लिख मूल धातु और ना प्रत्यय जुड़ गया तो लिख ना, कृदंत क्रिया हो गई। ठीक है, इस तरीके से कृदंत क्रिया हम करते हैं। लेकिन जब नाम धातु क्रिया की बात आती है तो उसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की ही क्रिया बनती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण की ही क्रिया बनती है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कृदंत धातु में मूल धातु के पीछे प्रत्यय लगाकर हम क्रिया बनाते हैं। जैसे कि जब किसी मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाली क्रिया क्या हो जाती है, हमारी कृदंत क्रिया। उदाहरण जैसे पढ़, हमने अपना मूल धातु ले लिया, पढ़ हमारा मूल है, एक मूल शब्द है हमारा पढ़, तो अब इसमें आप जोड़ दीजिए ना, पढ़ना हो गया, या इसमें जोड़ दीजिए कर, वीडियो तो खत्म क्या हो गया, पढ़ कर। वीडियो खत्म हो जाता, लाल बटन आके दबा दीजिए। तो इसमें क्या हो गया, अब ये हमारा मूल धातु है, इसमें हमारे दो प्रत्यय हमने जोड़े हैं, ना जोड़िए तो पढ़ना हो जाता है, ये भी क्रिया बन जाती है, कर जोड़ दो तब भी क्रिया बन जाती है, पढ़कर। लाल वाला बटन ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब जैसे लिख ले लीजिए आप, लिख, लिख में भी ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लिख हमारा मूल धातु है, अब इसमें ना जोड़ देंगे तो लिख ना, क्रिया बन गई। ता जोड़ देंगे, लिख ता, क्रिया बन गई। कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कर, लिख कर। ठीक है, तो ऐसे ही मूल धातु के साथ हम प्रत्यय लगाने पे हमारी कृदंत क्रिया बन जाती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे नाम धातु और कृदंत क्रिया में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर रहेगा। अब हम अपने सातवें भाग के बारे में बात करते हैं, सातवें भेद के बारे में बात करते हैं, सजातीय क्रिया के बारे में। सातवां भेद है हमारा सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। पिछले वाले में क्या होता है, प्रत्यय जोड़कर एक ही मूल धातु से एक ही शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक मूल धातु में कई प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई गई, एक ही मूल धातु में कई प्रत्यय जोड़े गए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो सकता है जिन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ले लीजिए चल, अब इससे देखिए दो क्रिया बन जाएगी, एक तो चलाई क्रिया बन गई आपकी और एक चली, है ना, एक बन गया आपकी चलाई, एक बन गई चली, यानी कि एक मूल धातु से दो क्रिया बन गई। ठीक है, अब दूसरा ले लीजिए पढ़, पढ़ से क्या हो गया, पढ़ाई, और दूसरा पढ़ी, यानी कि एक ही मूल धातु से आपकी दो क्रियाएं बन रही हैं। एक ही मूल धातु से क्या बन रही है, दो क्रिया बनती है, तो उसे कहते हैं सजातीय क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या था, एक मूल धातु उसमें हम प्रत्यय लगाकर एक क्रिया बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मूल धातु से हम दो क्रिया बना रहे हैं, ये अंतर है दोनों में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें भेद की तरफ, सहायक क्रिया। आठवां भेद है हमारा सहायक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो सहायक क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के सहायता के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया प्रयुक्त हो, एक मुख्य क्रिया तो हो ही रही है, उसकी सहायता के लिए एक अन्य क्रिया भी दे दी जाती है, अन्य क्रिया भी उसके साथ जुड़ जाती है जो मुख्य क्रिया का साथ देती है, उसे क्या कहते हैं, हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ ली है। अब देखिए, गीता ने पुस्तक पढ़, एक क्रिया हो गई, ली है, क्रिया तो हमारी मुख्य क्रिया पढ़ना ही है, और यहाँ पर इसकी सहायता के लिए जो दूसरी क्रिया है वो है ली है, ये है हमारी सहायक क्रिया।
ठीक है, पढ़ना तो हमारी है ही एक मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन ली है क्या हो गई है, हमारी सहायक क्रिया हो गई है। ठीक है, तो गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, पुस्तक मुख्य क्रिया, पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई, ली है यानी कि उसके साथ सहायक क्रिया हो गई, उसका साथ देने के लिए मुख्य क्रिया की। अब जैसे नानी ने कहानी सुनाई थी, नानी ने कहानी सुनाई थी, तो नानी ने कहानी सुनाई भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि किसी किसी वाक्य में सहायक क्रिया की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सुनाई तक तो हमारा क्या हो गया, मुख्य क्रिया चली है, थी इसके साथ में प्रयोग किया गया है उसकी सहायक क्रिया के लिए। तो ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया, मुख्य, और ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सहायक क्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये थे हमारे रचना या प्रयोग के आधार पर 8 भेद। कल हमने वैसे भी कल की कक्षा में हमने पढ़ा था उसके बारे में, कर्म के आधार पर 2 क्रिया, कर्मक और सकर्मक के बारे में। तो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे काल के आधार पर भेद पढ़ेंगे, अपने क्रिया के काल के आधार पर भेद पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए कक्षा यहीं तक। तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट और शेयर भी करें। ठीक है, तो जब आप अपनी तरफ से सहयोग देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हम और भी जितने इजीली तरीके से समझाने की आगे आएंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।